हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में एक पर्टिकुलर टाइप देखेंगे जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। इसमें हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये देखेंगे, और इसका हम लोग 3 लेवल तक का सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेवल 1 मींस बहुत बेसिक, लेवल 2 एंड लेवल 3 सारा लेवल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कंसेप्ट, कि बेसिकली इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट होगा। देखो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। अगर कभी भी आपके सामने एक इंटीग्रेशन है, ठीक है, e⁻x dx, तो ex का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होता है, ex होता है, ये आपको पता है, और प्लस हम लोग c लगा देते हैं। एकदम सिंपल है, क्लियर है। बट अगर आपके सामने ऐसा आता है कि e का पावर यहां पे कुछ भी कॉफिशिएंट आता है, कुछ भी कॉफिशिएंट आ जाए, और x है और dx है, तो यहां पे जब भी आपके पास कॉफिशिएंट आएगा, कॉफिशिएंट कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल हो सकते हैं ए बी सी, जिसको हम लोग एज अ कांस्टेंट ही ट्रीट करते हैं, तो वो सारा जो आएगा वो आपका डिवाइड में चला जाएगा। सपोज हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ax है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन जो है वो तो आपका eax ही होगा, बट x जो है इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, तो ये आपको डिवाइड कर देना होगा, प्लस c कर दोगे तो इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। तो इसी मेन कंसेप्ट इसका यही है कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो आपको डिवाइड करना है, पर ध्यान ये रखना है कि जो x हो वो लीनियर में हो। अब लीनियर क्या होता है, लीनियर मींस बेसिकली जिसका जो पावर है वो हमेशा 1 होगा। 1 कहने का मतलब सिंपली ऐसे x होगा, यहाँ पे कुछ पावर नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन और आता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि नीट में वो सब कंसेप्ट का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे जितना बता रहे हैं इतने से आपका काम हो जाएगा। चलो देखो, तो हम लोग सीधा अटेम्प्ट करते हैं। ये है लेवल 1। लेवल 1 में आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है। फर्स्ट ex है, तो ex का आपको पता है कि ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, प्लस हम लोग कांस्टेंट एक लगाते हैं, ये पता है आपको। अब सेकेंड नंबर आता है, यहां से आप टेक्निक लगाओगे। मींस बेसिकली जब भी आपके पास ऐसा है इंटीग्रेशन e का पावर 3x है, तो भाई सिंपली e का पावर 3x लिखो, और इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसको यहां पे लिख दो और प्लस c कर दो। इसी को आप ऐसे भी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, 1/3 e का पावर 3x प्लस c, ये दोनों सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर आपके सामने eax आता है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका eax होगा, अभी हम पहले आपको बताएं, और डिवाइडेड में आपको a कर देना है प्लस c। अब आपको लग रहा होगा कि लेवल 1 में ही हम चीजें सीख गए, अब लेवल 2 लेवल 3 देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब लेवल डिफरेंट है ना, इसलिए सारा लेवल का क्वेश्चन आपको देखना है। यहां आ जाओ। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो देखो, बहुत बार स्टूडेंट ना, मान लो स्टूडेंट को ये पता है लेकिन ये नहीं पता है। भाई सिंपल, एकदम सिंपल, जैसे ex का बनाते हो वैसे ही e का पावर -x लिख देना है ना, और x का कोएफिशिएंट माइनस है, और माइनस मतलब क्या, -1, तो यहाँ पे आप -1 डाल दो, ठीक है, और प्लस में c लगा दो। अब इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, बस लिख सकते हो, है सेम चीजें, e का पावर -x। अब देखो कभी भी अगर माइनस नीचे रहता है तो उसको हम लोग ऊपर ही ले जाते हैं, इसीलिए माइनस आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग माइनस मल्टीप्लाई कर रहे थे, हम लोग -1 को डिवाइड ही किए थे बेसिकली, बट अनदर रूल है कि माइनस ऊपर चला जाएगा, इसलिए ये माइनस यहां आ गया। बोलोगे सर -1 नहीं लिखेंगे, नहीं, माइनस अगर कहीं पे लिखना है और वहां पे कोई डिजिट पहले से अवेलेबल नहीं है, तो -1 हम लोगों को लिखना पड़ता है, केवल माइनस नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई डिजिट पहले से अवेलेबल है या कोई वैल्यू अवेलेबल है, फिर हम लोग केवल माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस c।
बोलोगे सर अगर हम -1 लिख दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मतलब सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस यहाँ पे डिजिट आ गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? I इज इक्वल्स टू e⁻⁻5x अपॉन -5, क्योंकि x का कोएफिशिएंट -5 है, प्लस सी लगा दो। कितना सिंपल है ना? सिंपल। यहां देखो सेम टू सेम है, बस I इक्वल्स टू e⁻−bx अपॉन में -b कर दो, प्लस सी कर दो, है ना? सिंपल। समझ आ रहा है सारा चीजें? ठीक है, अब देखो लेवल 2। लेवल 2 में कुछ इस टाइप का है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से चीजें करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार गलती हो सकता है। इसका जो आंसर है ये e⁻x+1 प्लस सी ही होगा। इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। कैसे नहीं है? आपको x का कोफिशिएंट देखना है, और x ये है, और x का कोफिशिएंट मतलब उसके पहले कोई नंबर नहीं है। ऐसे 1 तो रहता है हमेशा कोफिशिएंट, लेकिन 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, उसके अलावे कोई कोफिशिएंट है क्या? नहीं है। तो इसीलिए e का पावर अगर कहीं पे x+1 है या x+a,b,c कुछ भी है, उसका सेम आंसर होगा e⁻x+1। सिमिलरली अगर यहां पे देखो कि I इज इक्वल्स टू, तो यहां पे क्या होगा भाई? यहां पे भी e⁻x-1 प्लस सी होगा। x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब एज इट इज रहने वाला है इसका इंटीग्रेशन। आगे देखो, यहां पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम मतलब चेंज आएगा। e⁻1 - x है, यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? अब यहां पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पे है एक्चुअल में माइनस, और ये माइनस होने के रीजन से इसका जो कोएफिशिएंट है वो -1 कहलाएगा। ठीक है, देखो ये वाला 1 कोएफिशिएंट नहीं है, x का कोएफिशिएंट अगर कहीं पे ऐसा x लिखा हुआ, और अगर हम पूछे कि इसका कोएफिशिएंट बताओ, तो देखोगे यहाँ पे क्या है? माइनस। तो एक्चुअल में कोएफिशिएंट माइनस है, लेकिन माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे, उसके साथ 1 अटैच करके, तो -1। तो इसका जो डिवाइड में आएगा वो आएगा -1 और प्लस में c लिख दो। ठीक है, अगला अगर देखो आप, तो I इज इक्वल्स टू ये e⁻1 + x + c, यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है? बोलोगे +1 है। क्या +1 हम लोग लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो I इज इक्वल्स टू, देखो e⁻3x+1 एज इट इज रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बस x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 आपको दिख रहा है, इस 3 को यहाँ पे डिवाइड करो, प्लस c लिखो, दैट्स इट, डन। सिमिलरली यहाँ पे आपको करना है, इसका अगर आप इंटीग्रेशन लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे e⁻5x-1 करना है, x का कोएफिशिएंट 5 है, ये 5 लिखना है, प्लस c करना है ना? आसान। यहाँ पे क्या करोगे? इसका इंटीग्रेशन I इज इक्वल्स टू e⁻1 - 4x, और x का कोएफिशिएंट -4 है, तो -4 करेंगे, प्लस c करेंगे। क्लियर है? आगे देखो, यहां पे अगर I इक्वल्स टू लिखे तो e⁻1 + ax है, और डिवाइडेड बाय ये कोएफिशिएंट a है, तो a हो जाएगा प्लस c। क्लियरली सारा चीजें समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। ठीक है, और यहां पे आपके सामने प्रेजेंट है लेवल 3। अब यहां पे क्या करोगे? सिंपली देखो, अगर आपके सामने ऐसा कुछ है, अब अगर ऐसे देखोगे तो x का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, लेकिन आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना है? थोड़ा सा इस 4 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4x + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और dx है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन e⁻4x + 4 होगा, और x का कोएफिशिएंट 4 है, तो 4 डिवाइड करोगे, प्लस c लिखोगे, यही आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? यहां पे देखो,
यहां पे अगर i इक्वल्स टू करते हो सेम टू सेम यहां पे भी करना है, e टू द पावर 2x माइनस 2, बट यहां पे माइनस एक्स भी है, तो क्या करेंगे, -2 मीन्स 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 2x में एक एक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देखो ये 2 पीस x है, इसमें से एक पीस x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो e का पावर x बचा और यहाँ पे 2 बचा और dx। अब इसका इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस 2 अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब 1 है, और प्लस में c, ये होगा इसका आंसर। e का पावर 5 dx इस बार कैसे करेंगे, अगर आप इसको ये करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। अगर आप सोच रहे हो e का पावर 5 है और इसको 5 कर देते हैं प्लस c, भाई ये गलत है। बोलोगे सर इसका आंसर होगा क्या, देखो यही तो ट्विस्ट है कहीं कहीं पे, देखना ध्यान से। जब भी आपके पास e का पावर डिजिट में रहे मतलब वो अब एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट नंबर को आप सिंपली निकाल के बाहर फेंको, बाहर फेंक दिए उसको। अब आपके पास इंटीग्रेशन में क्या बच गया, dx, ठीक है, और आपको पहले भी बता रखे हैं dx अगर केवल हो, केवल dx हो, यहाँ पे कुछ भी x y नहीं हो, x नहीं हो, तो इसका इंटीग्रेशन आपका x होता है प्लस c होगा, मीन्स ये तो कांस्टेंट है, अच्छा यहाँ x लिख दिए, ये 5 होगा, ठीक है, ये 5 है, e टू द पावर 5 इंटू एक्स प्लस सी, क्लियर है। सिमिलरली ये होगा, यहां पे e का पावर a है, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, e का पावर a है तो यहां पे हम लोग a को एज ए कांस्टेंट लेंगे, क्यों सर, क्यों कांस्टेंट लेंगे, जब a एज एक वेरिएबल है तो हम लोग कांस्टेंट क्यों लेंगे। देखो माइंड में एक चीजें फिक्स रखो, ए बी सी डी ये सब नंबर को जनरली हम लोग मैथ्स में एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। आपको बहुत जगह पे मेंशन रहेगा कि ए बी सी या कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट है, बट हम लोग उसको यूजुअली माइंड में सेट रखते हैं कि ये कांस्टेंट नंबर है, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर कभी कभी एज अ वेरिएबल भी बिहेव करता है। पता कैसे चलेगा, अभी आगे के एग्जांपल में आपको पता चलेगा। यहाँ पे e टू द पावर a एक कांस्टेंट है, ये कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है x, देखो अगर dx के जगह पे dA होता तो फिर a को एज ए कांस्टेंट हम लोग नहीं लेते, फिर उसको हम लोग एज ए वेरिएबल ट्रीट करते, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे x है, क्या है, x है, ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या ट्रीट करेंगे, a को एज ए कांस्टेंट, ठीक है। और आप फिजिक्स जब बनाओगे वहां पे आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, तो इस चीज को टेंशन मत लो ज्यादा कि कैसे पता चलेगा क्या कांस्टेंट है, मत माइंड में रखो अभी, ठीक है, बस यहाँ पे कांस्टेंट है ये माइंड में रखो। तो e का पावर a बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, तो यहाँ पे बच गया केवल dx, और अभी आपको बताए थे कि dx का जो dx अगर केवल है तो इसका इंटीग्रेशन x होता है, ये हमने पिछले पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन में भी बताए थे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहां देखो, यहां पे e का पावर y dy है, देखो e का पावर y है और जनरली हम लोग x y z को एज अ वेरिएबल लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर यहां पे भी y है तो फिर ये कांस्टेंट तो नहीं हुआ, ऐसे भी हम लोग y को क्या करते हैं, एज अ वेरिएबल लेते। अब बोलोगे सर अगर ऐसा होता e का पावर x, नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो हमको पता है, e का पावर y dx हो जाता, फिर क्या करते, फिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते, देखो अगर आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और अगर वहां पे y वेरिएबल है, y क्या है, वेरिएबल है, और x भी आपका वेरिएबल है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं हुआ, फिर कैसे होगा, आप जब फिजिक्स सॉल्व करोगे वहां पे कहीं कुछ y और x में रिलेशन गिवन रहेगा, कहीं कुछ रिलेशन गिवन रहेगा, फिर इस y को वहां पे जो रिलेशन रहेगा x में उससे आप इसको रिप्लेस कर दोगे, तो फिर ये e का पावर x में कुछ आ जाएगा, फिर उसको सॉल्व कर पाओगे। इसको आप e का पावर y को बाहर नहीं करोगे वहां पे, ठीक है। अगर ऐसा मेंशन रहता है कि y जो है एक कांस्टेंट है, फिर आप इसको बाहर कर दोगे क्योंकि e का पावर कांस्टेंट हो जाता। समझ में आ रहा है चीजें,
ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है, और हम ट्राई करते हैं हर स्टूडेंट का रिप्लाई देने का। बट यहाँ पे क्या है, y है, तो जिस टाइप से आप सोचो कि e का पावर x dx होता है, वैसे ही e का पावर y dy है, तो इसका आंसर आपका e y होगा और प्लस c होगा। सिमिलरली यहाँ पे z है और यहाँ पे भी z है, तो e का पावर z इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस c होगा, क्योंकि दोनों जगह पे z है। अब अभी इसी का हम बात कर रहे थे। यहाँ पे a जो है ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर a है, यहाँ पे अगर a है, इसका मतलब ये तो कांस्टेंट नहीं है। वहां पे x था तो वहां पे a एज अ कांस्टेंट हम लोग बिहेव करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में dA है, तो इट मींस a कांस्टेंट नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आपको i इज इक्वल्स टू e का पावर a ही रहेगा इसका इंटीग्रेशन और प्लस c रहेगा, ठीक है। अब वहां पे देखो, वहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो e का पावर log a है। क्या है? log a। और यहाँ पे x है, तो अगर यहाँ x है और यहाँ पे a है, इट मींस वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो क्या हम लोग e log a को बाहर निकाल देंगे? हाँ, बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग बाहर निकालेंगे e log a को, लेकिन एक यहाँ पे भी ट्विस्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये बाहर निकल गया तो अंदर में केवल dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो मींस आप इसका आंसर लिखोगे e log a और इसका इंटीग्रेशन x प्लस c। लेकिन आप e log a को केवल a भी लिख सकते हो। बोलो कैसे सर? ध्यान से समझना, ठीक है, ये कंसेप्ट हम आपको समझा देते हैं। अगर e का पावर log a है तो देखो इसका बेस में ना e होगा, ठीक है, और अगर बेस में e हुआ तो e log e का वैल्यू 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको केवल a लिख सकते हो। समझ में आया सारा चीजें? कमेंट करके बताना जरूर। और हाँ, जो स्टूडेंट को लगता है कि उनका मैथ्स वीक है और वो पूरा मैथ्स सीखना चाहते हैं मेरे से, तो मेरा एक कोर्स चलता है A to Z बेसिक मैथ्स फॉर नीट। इस कोर्स में आपको क्लास 6 से 12 तक वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो एक नीट एस्पिरेंट को चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल। हर एक टॉपिक को हम इस तरीके से समझाए हैं जैसे सामने वाले को कुछ भी नहीं आता। क्लियर है? अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मैथ्स बाजार ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट कोर्स का भी लिंक आपको गिवन मिल जाएगा नीचे, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। इसका फी क्या रहने वाला है? 2999 इसका फी है, बट ऑफर चलते रहते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर लेना। जनरली जो ऑफर फी रहता है बता ही देते हैं आपको, 1499 रहता है, ठीक है। अगर आपको इससे कम दिख रहा है तो समझो एक्स्ट्रा ऑफर अभी लगा हुआ है, ले लो। नहीं तो जनरली जो फी रहता है 1499 ही रहता है। 50% का डिस्काउंट चलता है, कभी कभी 60 या 70% का डिस्काउंट चलता है, बट वो रेयर होता है। तो एक बार चेकआउट कर लेना अगर इससे कम मिले तो, ठीक है। और किसी तरह का कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।